खबरदार, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। ड्रोन से जासूसी और हमला करने की घटनाओं का पाकिस्तानी लिंक हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज हो रहा है। जम्मू में 7 दिन में चौथी बार ड्रोन दिखाई दिया है और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के ऊपर भी ड्रोन था। जाहिर है तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। ये निगरानी और हमला करने का सस्ता तरीका है। पाकिस्तान इसके जरिए अपने जवानों को पूरी तरह बचाकर भारतीय सीमा में चुनी हुई जगहों पर रिमोट कंट्रोल से दहशत फैलाना चाहता है। आज आपको इस पाकिस्तानी षड्यंत्र से खबरदार करेंगे। इसके लिए हमारे पास सबूतों और संकेतों से भरी खास रिपोर्ट है। हमने सेना के शीर्ष अफसरों से ड्रोन वाली समस्या पर एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने ड्रोन अटैक के खतरे के सवाल पर क्या जवाब दिए और ड्रोन डिफेंस के लिए भारत की तैयारी पर क्या कहा, यह आपको विस्तार से आज हम बताने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े पेश किए उनमें दूसरी लहर शांत होने के संकेत हैं, क्योंकि एक्टिव केस में 86% की कमी आई है और रिकवरी रेट बढ़कर 97% हो गया है। लेकिन खतरा टला नहीं है और वैक्सीन की कमी जमीनी स्तर पर परेशान कर रही है। आज वैक्सीन की सप्लाई और डिमांड का चेकअप करेंगे और ये भी देखेंगे कि मॉडर्ना की वैक्सीन भारत को कितनी जल्दी मिलने वाली है। और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं, डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया को डरा रहा है। सबसे पहले भारत में पाया गया कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब तक 96 देशों में फैल चुका है। ये जानकारी डब्ल्यूएचओ की नई स्टेटस अपडेट में है। डब्ल्यूएचओ ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में ये ज्यादा खतरनाक होगा और ज्यादा देशों में फैलेगा। यहां ये भी जान लीजिए कि ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुंच चुका है। उधर उत्तर भारत में गर्म हवाओं ने अच्छों का पसीना निकाल दिया है। पिछले 2 हफ्ते से मानसून अटका हुआ है। उत्तर भारत के राज्यों में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक ज्यादा है। इस बार पिछले 9 सालों में जुलाई की शुरुआत इतनी ज्यादा गर्मी के साथ हुई है। बारिश की संभावनाएं इसीलिए अटकी हुई हैं क्योंकि पूर्वी दिशा से आने वाली नमी भरी हवाओं को पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान से आने वाली हवाएं रोक रही हैं। ऐसे में कुछ इलाकों के लिए मानसून का इंतजार लंबा हो गया है। हालांकि आज बारिश ने दिल्ली को थोड़ी राहत दी है। क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में किसी बड़े ड्रोन हमले की आतंकी साजिश रच रहा है? 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक ने जो शक पैदा किया था वो शक अब और ज्यादा पुख्ता होता जा रहा है। आज हम देश को इसी ड्रोन वाली साजिश से खबरदार करेंगे और इस साजिश में पाकिस्तान को सबूत के साथ बेनकाब करेंगे। पहला और सबसे ताजा सबूत की जानकारी बीएसएफ की ओर से दी गई है, जिसने बताया है कि आज सुबह करीब 4:45 बजे अरनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। पाकिस्तान का ये छोटा ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। ड्रोन अटैक के खतरे को देखते हुए पहले से ही अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर निशाना साधते हुए 5 से 6 राउंड फायरिंग की। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गए। बीएसएफ ने बताया है कि यह ड्रोन पाकिस्तानी सेना की जुम्मत पोस्ट की ओर से आया था। माना जा रहा है कि इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी सेना इलाके की निगरानी करने की कोशिश में थी। यह सबसे ताजा मामला जरूर है, लेकिन पहला नहीं है। 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन हमले के बाद से सिर्फ जम्मू में ही इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन को देखे जाने की कम से कम 9 घटनाएं हुई हैं, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान की ड्रोन वाली चाल पर बीएसएफ अपनी पैनी नजर रख रही है। आज तक को सूत्रों से पता चला है कि बीएसएफ ने स्पेशल ड्रोन हंटिंग टीमें तैयार की हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर उड़ते पाकिस्तानी ड्रोन्स पर नजर रखेगी। बीएसएफ की ड्रोन हंटिंग टीमों को सीमा पर दुश्मन ड्रोन के खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर हैं। बॉर्डर पर दुश्मन ड्रोन्स की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए दिल्ली में बीएसएफ हेडक्वार्टर में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ आने वाले दिनों में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा सकता है। अब जब यह साफ हो चुका है कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक आतंकी हमला था, तो पाकिस्तान का नाम तो घसीटा ही जाएगा, क्योंकि ड्रोन अटैक को अंजाम भले ही आतंकवादियों ने दिया हो, लेकिन आतंकवादियों का ट्रेनर तो पाकिस्तानी सेना ही है, जिसके सबूत भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर अब हम आपको पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को बेनकाब कर रहे हैं। देखिए,
जम्मू के अंदर जो कुछ हुआ, वहां की भारतीय हुकूमत ये समझती है कि किसी न किसी तौर मुमकिनात में है कि इस तमाम सूरत हाल के पीछे पाकिस्तान है। जिस बात पर पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है वो बात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक की जांच में मिले सबूत बोल रहे हैं। इनिशियल पूछताछ है, जहां छानबीन है इन्वेस्टिगेशन में, उसके चलते ये लगता है कि ये लॉन्च पार से हुआ है। लेकिन क्या कभी किसी अपराधी ने अपना गुनाह कबूल किया है जो पाकिस्तान करेगा? पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान को तो जैसे आपने कहा सूट करता ही नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये वाकई में मुश्किल वक्त है, क्योंकि जम्मू ड्रोन अटैक के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जाकर जुड़ रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान वही पुरानी कैसेट बजा रहा है। सबसे अहम सवाल, मैं इंडियन वजारत दाखिला की पुरजोर मजम्मत करता हूं। हमारा कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। वो अपनी कोविड की नाकामी की वजह से इंडियन वजारत दाखिला पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है। मैं पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से ये श्योरिटी देता हूं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाएं। तो पाकिस्तान की भारी डिमांड पर सबूत भी पेश कर ही देते हैं, क्योंकि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, अपने गुनाह का कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। और पाकिस्तान तो इस मामले में बड़ा ही अनाड़ी है। और यहाँ तो केस भी नए नए चलन में आए ड्रोन हमले से जुड़ा था। इनिशियल पूछताछ है, जहां छानबीन है इन्वेस्टिगेशन में, उसके चलते ये लगता है कि ये लॉन्च पार से हुआ है। पुरानी लॉन्चिंग जो हुई ड्रोन की, जिसमें आईडी, एक्सप्लोजिव वेपन, बाकी चीजें इस तरफ लाई गई, वो भी पार से लॉन्च हुई थी। उनका भी संबंध मोस्ट ऑफ द केसेस में लश्कर के साथ था, एक आध केस को छोड़ के जिसमें जैश मोहम्मद की सौटी भी आई थी। हमें लगता है कि ये पार से लॉन्च किया गया है। और बाकी लोकल अगर कोई एक्टिवेशन हुई हो या लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट हो, उस कार्रवाई को भी साइड बाय साइड देखा जा सकता है या देख रहे हैं। मगर सस्पिशन ज्यादातर ये है कि ये एक्टिविटी पार से ओरिजिनेट हुई है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से एक आध नहीं बल्कि सबूतों का पूरा जखीरा बरामद हुआ है। जांच में अब तक 3 बातों के पुख्ता सबूत मिले हैं। पहली ये कि 27 जून के ड्रोन अटैक में मिलिट्री ग्रेड के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था, जो इस बात का सबूत है कि ड्रोन हमले में पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। दूसरी ये कि ड्रोन हमले की साजिश सीमा पार पाकिस्तान में रची गई थी। इसके सबूत सीसीटीवी, रडार तस्वीरें और इंटरनेट एक्टिविटी को स्कैन कर जुटाए गए हैं। तीसरी ये कि इस ड्रोन हमले को अंजाम हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने दिया। इसका सबूत ये है कि जम्मू में हमले से चंद घंटे पहले लश्कर के आतंकी को गिरफ्तार करके 5 किलो आईईडी बरामद किया गया था, जिसे ड्रोन से भारतीय सीमा में पहुंचाया गया था। ये बातें ड्रोन अटैक में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही है। जो अभी तक की जांच हुई है उससे ये लगता है कि जो दोनों ही धमाके हुए काफी पावरफुल थे और कोई हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिसके पहले भी हम बता चुके हैं कि आरडीएक्स होने के जो सबूत मिले हैं, उसमें नुकसान काफी बड़ी तादाद पे हो सकता था। सबसे ज्यादा सस्पिशन हमारा इस इंसिडेंट को लेकर के है वो लश्कर तौबा के ऊपर है, और लश्कर तौबा पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज कर चुकी हैं। ये तो वो खुलासे हैं जो अभी तक की जांच में मिले सबूतों के आधार पर हुए हैं, लेकिन कई ऐसे परिस्थिति जन्य सबूत भी हैं जिनसे पाकिस्तान की तरफ शक की सुई घूमती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक रेंजर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार शकरगढ़ में आतंकी लॉन्च पैड के नजदीक एक ड्रोन स्टेशन बना रखा है। भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ के लिए सर्विलांस और भारतीय सुरक्षा बलों की पोजीशन जानने के लिए पाकिस्तानी ड्रोन्स के जरिए रेकी की घटनाएं अचानक तेज हो गईं। और सबसे बड़ा सबूत ये कि जम्मू में ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से आतंकियों को सप्लाई की गई हथियार और गोला बारूद की कई खेप पकड़ी जा चुकी हैं। अगर पाकिस्तान को और भी सबूत चाहिए तो बता दें, क्योंकि अभी तक मिले सबूत तो जम्मू ड्रोन अटैक में लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मिली भगत के शक को भी पुख्ता करते हैं। उस शाम को भी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक इनपुट के ऊपर काम करते हुए एक बहुत बड़ी आईडी को पकड़ा था,
और वो आईडी किसी वाइटल इंस्टॉलेशन या क्राउडेड प्लेस के ऊपर बाहर इस्तेमाल करने की इतला थी, उसको पहले पकड़े जाने से बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया। वो वाली कंसाइनमेंट जो आईडी की ड्रोन के जरिए से आई थी और उसमें भी लश्कर तौबा का हाथ था। इससे पहले काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ ऐसी हो चुकी हैं, वेपन ड्रॉपिंग की, नारकोटिक्स की और एक्सप्लोजिव भेजने की, जिसमें लश्कर का हाथ पाया गया है। और ये हमें लगता है कि उसी कड़ी में एक इंसिडेंट है और इसमें भी लश्कर का हाथ होने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है। ये सारे सबूत सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक भले ही सैन्य ठिकाने पर हुआ पहला ड्रोन अटैक था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे कई बड़े आतंकी ड्रोन अटैक की प्लानिंग की हुई थी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और आतंकवादियों द्वारा आयोजित था, ये बात अब लगभग साफ हो चुकी है। तो अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास हथियारबंद ड्रोन कहां से आ गए और आतंकवादियों को ड्रोन चलाना किसने सिखाया। ये सब जानने के लिए आपको पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश की पूरी क्रोनोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये ड्रोन षड्यंत्र पिछले 2 साल से रच रहा है। जमीन के रास्ते आतंकवादियों की कश्मीर में सप्लाई लाइन कटी तो पाकिस्तानी सेना ने सुरंगों से आतंकी घुसपैठ करवानी शुरू कर दी। सीमा पार से आतंकवादियों को हथियार और विस्फोटकों की सप्लाई लाइन कटी तो पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन्स के जरिए हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए। और जब आतंकवादियों के लिए हमलों को अंजाम देना मुश्किल हो गया तो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने सीमा पार से ही ड्रोन अटैक की साजिश रच दी। और ये सब शुरू हुआ वर्ष 2019 में, तब से जब कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान और कश्मीर में आतंकियों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन कट हो गया। What was the intent of Pakistan? If this drone has been launched by Pakistan, if that is the assumption that we are working on, and if the agencies have been able to home on to the fact that this has been launched from Pakistan, but the intention was only messaging that I have the system, I can do this to you, or was it to actually engage one of our targets? If it was actually to engage one of our targets and had they destroyed one of our targets, then I think the reaction would have been very different than what has happened this time, because we do not know the ultimate intention. If the intent was only to showcase their capability vis-a-vis what they can do, well, let them attempt to do something with the intention of causing destruction to our assets, and the reaction from our forces will be very different. Our political will is there and the armed forces are ready to do it. पाकिस्तान की आतंकी ड्रोन वाली जो साजिश अब जाकर सामने आई है, उस पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पिछले 2 सालों से काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने आतंकी संगठनों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी। लश्कर, जैश और हरकत-उल मुजाहिदीन के चुने हुए आतंकवादियों को ड्रोन हमले करना सिखाया गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन आतंकवादियों ने अलग अलग कैंप्स में जाकर ड्रोन से हथियार गिराने और ड्रोन अटैक करना सिखाया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त भी सीमा पार कई ऐसे ड्रोन लॉन्च पैड एक्टिव हैं जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यही वजह है कि सीमा पर इन दिनों पाकिस्तानी ड्रोन्स को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। वैसे ड्रोन हमले का यह मॉडल कोई नया नहीं है, पहले भी दुनिया के कई आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। आपने देखा वहां पे आईएसआई ने किस हिसाब से ड्रोन इस्तेमाल किए, ये इन्होंने हुती रेबल्स ने किस हिसाब से सऊदी अरेबिया के खिलाफ किए, अजरबैजान आर्मीनिया के जो बीच में जंग हुआ वहां कैसे ड्रोन इस्तेमाल हुए। तो जिस हिसाब से ये मिलिटेंट्स कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ड्रोन आज कोई भी कहीं से खरीद सकता है और उसके अंदर आप उसके अंदर एक्सप्लोजिव लगा के कहीं पे भी उसको उड़ा सकते हैं। तो जिस हिसाब से ये जो चीज है ये मिसयूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। अब सवाल तो ये भी है कि आखिर पाकिस्तान के पास इतने ड्रोन आए कहां से। जम्मू ड्रोन अटैक की जांच में इसका पता चला है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस हमले में चीन में बने ड्रोन की मदद ली गई थी। चीन ने कुछ वक्त पहले पाकिस्तान को ड्रोन्स की खेप दी थी। चीन से मिले ड्रोन से एक टारगेट तय कर उस पर आईईडी गिराया जा सकता है। चीन से मिले ड्रोन्स आईएसआई ने लश्कर ए तैयबा को मुहैया कराए थे। इसके अलावा ऐसी भी खुफिया जानकारी है कि लश्कर ए तैयबा ने तालिबान से भी ड्रोन्स हासिल किए हैं।
ऐसे में इस बात का पूरा शक है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में भी चाइनीज ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया गया। ड्रोन्स का इस्तेमाल ड्रग्स और हथियारों के लिए पाकिस्तान करने का प्रयास पहले भी कर चुका है, जिसे विफल कर दिया गया भारतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा। लेकिन ये जो प्रयास है उसकी तरफ से, इस तरीके के जो संकेत पाकिस्तान से दिए जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि चीन से कुछ ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने हासिल किए हैं जो 20 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। 25 किलोमीटर की दूरी तक वो जा सकते हैं। और पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशंस में सटीक जगह पर आईईडी ड्रॉप करने की ट्रेनिंग दी गई थी। तो अब जबकि चीन की मदद से पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत के खिलाफ ड्रोन हथियार मिल चुके हैं, तो भारत को भी ड्रोन अटैक को रोकने की चुनौती है। It's already some ability or has already come, and much more is coming. In fact, another month from now, our deliveries will start for another such system from indigenous sources. And I will not go into the detail, but a lot of work has gone behind it. In terms of hard kill operation options, it is a little more tricky issue. Okay. You know, we have worked extensively with DRDO. They have a nearly functional system. It's under trial. Some improvements need to be done in order to achieve the kind of distances we need to effectively target such activities. And that it's just a matter of time before we finish the trials and put it into production. Okay. So that element will also come in. जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद सेना ने एंट्री ड्रोन सिस्टम्स की तैनाती का फैसला किया है, लेकिन ये जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि पाकिस्तान दोबारा ड्रोन अटैक की कोशिश जल्द से जल्द करेगा। आज तक ब्यूरो। वैसे पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो भारतीय उच्चायोग की भी ड्रोन के जरिए जासूसी कर रहा है। 26 जून को इस्लामाबाद में भारतीय मिशन की इमारत के ऊपर एक जासूसी ड्रोन देखा गया था। ये ड्रोन तब देखा गया था जब भारतीय उच्चायोग में एक डिप्लोमेटिक इवेंट चल रहा था। जानकारी के मुताबिक ड्रोन इस इवेंट की फुटेज लेने की कोशिश कर रहा था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन भारतीय उच्चायोग में जासूसी ड्रोन दिखाई दिया, उसी रात भारत में जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए थे। इस घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर आपत्ति भी जताई है। Drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26th June this year. This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident and prevent recurrence of such breach of security. भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ड्रोन षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान बातों से मानने वाला देश नहीं है। इसीलिए भारत ने अब दुनिया को भी पाकिस्तान के इस करतूत के बारे में बताना शुरू कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रणनीतिक और व्यापारिक ठिकानों पर आतंकी मकसद पूरा करने के लिए हथियारबंद ड्रोन्स के इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है। इस पर सभी सदस्य देशों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। बैठक में पाकिस्तान के ड्रोन्स के बॉर्डर पार करके भारतीय सीमा में आने का मुद्दा भी रखा गया है। यानी देश में हुए पहले ड्रोन अटैक के बाद भारत हर मोर्चे पर पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी अगर वैक्सीन अभियान पर कोई शेर लिखते तो शायद यही कहते कि ये वैक्सीन अभियान नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वैक्सीनेशन के मेगा अभियान को लेकर सरकार के सामने भी ऐसा ही संकट है। देश की वयस्क आबादी 90 से 95 करोड़ है और अगर सबको 2 डोज देने का मतलब है कुल 200 करोड़ डोज चाहिए। सबसे तेज वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। ये सब कुछ सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब भारत की चुनौतियों के चश्मे से इसे देखते हैं तो वैक्सीनेशन अभियान लक्ष्य से काफी दूर नजर आता है। और सरकार के इसी संकट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास सरकार पर हमला बोलने का मौका है। आज फिर जब राहुल ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा छेड़ा तो फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर पूरी बीजेपी उन्हें वैक्सीनेशन का कैलेंडर समझाने के लिए उतर आई। वैक्सीन को लेकर इसी सियासत के बीच हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ ये विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान कह के 21 जून को नई शुरुआत हुई है। इस महाअभियान के पहले ही दिन 80 लाख से ज्यादा टीके लगे तो लगा टीकाकरण की गाड़ी ट्रैक पर है।
अगले एक हफ्ते तक सिर्फ रविवार 27 जून को छोड़कर टीकाकरण के आंकड़ों ने हर दिन 50 लाख की बाउंड्री पार की तो भी लगा कि सब कुछ कंट्रोल में आ गया है। लेकिन अब फिर टीकों का टोटा मेगा अभियान को सुस्त कर रहा है और इसे लेकर जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज किया कि जुलाई आ गई है, वैक्सीन नहीं आई, तो हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी को जवाब देने सरकार के डॉक्टर साहब आ गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा कि अभी कल ही मैंने वैक्सीन उपलब्धता पर जुलाई का आंकड़ा रखा है। राहुल गांधी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं? क्या वो समझते नहीं? घमंड और अज्ञानता के वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को अपनी लीडरशिप ओवरहॉल करने के बारे में सोचना चाहिए। सरकार ने कल जुलाई में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 12 करोड़ डोज अपने कोटे से आवंटन का पूरा ब्यौरा निकाला था, जिसमें निजी अस्पतालों की खरीद शामिल नहीं है। दिक्कत यह है कि जुलाई में 12 करोड़ डोज उपलब्ध होने पर भी सरकार की अपनी प्लानिंग पटरी पर नहीं दिखती। देश भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीकों को लेकर मारामारी ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही है। यह मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है, जहां गुरुवार को वैक्सीन कमी के चलते वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी मच गई। वहां के लोधीखेड़ा गांव में जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के ही विदिशा में भी कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भाग दौड़ की नौबत आई। यह वही मध्य प्रदेश है जिसने मेगा वैक्सीनेशन के पहले ही दिन 16 लाख से अधिक डोज लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। बात सिर्फ एक मध्य प्रदेश की नहीं है। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी का भी हाल देख लीजिए। यहाँ बीते दिनों से पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आज भी कई सारे ऐसे जो लोग आए हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। कहाँ से आए हैं? गांव देवी कुर्ला बेस्ट से कोहिनूर हॉस्पिटल के बाजू में है, ट्रांजिट कैंप बाजू में है, भारती नगर है, कोहिनूर में टेंट लगा है लेकिन वहाँ भी आज बंद है। 3 दिन से बोल रहे बंद है। यहाँ आया, यहाँ भी बंद दिख रहा है, जबकि हम 6 अप्रैल को लगाया हूँ टीका, पहला डोज। दूसरा डोज के लिए हम परेशान हैं। और दूसरा डोज लेने के लिए पहले ले। लेकिन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, अब दूसरा तो बोल रहे हैं सोमवार का। राजस्थान के पाली जिले के वैक्सीनेशन सेंटर्स की हकीकत देखिए, जहां बीते 2 दिनों से ताले लगे हैं। वैक्सीन की किल्लत कैसे टीके का इंतजार कर रहे लोगों पर भारी पड़ रही है, इसकी बानगी झारखंड की राजधानी रांची में भी कदम कदम पर मिल रही है। वैक्सीनेशन की जंग में लोगों के दिल ही नहीं, आंखें तक भर आ रही हैं। तारीख का डेट दिया था कि आप सिर्फ तो यहाँ से लेना था, यहीं से लेने आ गए। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि सब बंद है। और कितना लोग को सेकंड डोज है? सेकंड डोज है। वो भी से मेरा एक लड़का 28 साल का था, ID कार्ड पे सेफ्टी किया हुआ था। क्या हुआ? एक लड़का मेरा था जो 2 दिन के परिवार के चलते बलि हो गया कोविड से। और क्या? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बुजुर्ग रात भर लाइन में लगे रहे ताकि उन्हें टीका मिल सके। राजधानी दिल्ली हो या दिल्ली से सटा यूपी का गाजियाबाद, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद कुछ ही दिनों में घट गई है या फिर वैक्सीन सेंटर्स पर अफरा तफरी का माहौल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक जंग छिड़ गई है टीकाकरण को लेके। कई सारी राज्य सरकारों का इस समय ये कहना है कि उनके पास टीके ही नहीं हैं, जिसकी वजह से कई सारे टीकाकरण केंद्र इस समय खाली पड़े हुए हैं। नोएडा में भी पिछले 3 दिनों में टीकाकरण बहुत कम हुआ है। कई सारे सेंटर्स एकदम खाली पड़े हैं। हम जिस सेंटर में हैं वहां पर भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण इस समय यही है कि टीके कम मात्रा में केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिए जा रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत को सरकार समझ भी रही है। मई में सरकार ने कहा था कि दिसंबर तक कुल 216 करोड़ डोज की उपलब्धता होगी और पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि अगस्त से दिसंबर तक सिर्फ 135 करोड़ डोज मिलने की संभावना है, यानी सरकार अपना टारगेट चूक सकती है। हम एक मैराथन लड़ रहे हैं, हम 100 मीटर की रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम सब समझे कि हम अगर डे टू डे की बेसिस पर आप एनालिसिस करेंगे तो शायद आप उस परिप्रेक्ष्य को उस संसर्ग में उस स्थाई पर पुटअप नहीं कर पाएंगे जिससे बिगर पिक्चर हम समझ पाए। आप देखिए कहां हम 2.25 लाख के करीब वैक्सीन डोजेस प्रति रोज दे पा रहे थे और आज अगर हम देखें कि 21 तारीख से करीब 40-45 लाख 50 लाख डोजेस प्रति रोज हम दे पा रहे हैं, तो कहीं तो एफर्ट्स हुए हैं। जब यहां से ये कहा गया कि हम
200 करोड़ तक की उपलब्धता को देख रहे हैं। तो बड़ी क्लियर कहा गया कि ये एस्टीमेट हमारे मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज ने हमें अपनी जिम्मेवारी से, अपने एस्पिरेशनल तरीके से, और मैंने वर्ड यूज किया था ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट्स, हमें सामने से साझे किए हैं और हमने उचित समझा कि ये देश के साथ साझा किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे ये लगता था कि पता नहीं है कि नहीं है। वैक्सीन की उपलब्धता पर बहस पिछले कई महीनों से जारी है और ये राजनीति का सबसे मुफीद मुद्दा बन गया है। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा, और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है। हमारे देश में 6 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 6.06 करोड़ लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, जो हमारी देश की आबादी का 4.3% ही है। ये फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं। और इसीलिए जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं वो फिर से कहेंगे कि वैक्सीनेशन की जो पेस है, जो रफ्तार है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे एटलीस्ट 100 करोड़ लोगों को, जो सरकार का अपना दावा है 31 दिसंबर तक, हम पूरी तरह से पूर्णतः 2 डोजेस के साथ उनका टीकाकरण कर सकें। कहने को तो देश ने 34 करोड़ से अधिक डोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, लेकिन भारत का लक्ष्य अभी कोसों दूर है और यही सरकार का सिरदर्द है। मुंबई से सौरभ अख्तानिया, दिल्ली से कुमार कुडाल और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन के संकट को दूर करने के लिए भारत अब देश के अंदर ट्रायल करने की बाध्यता को खत्म कर चुका है और इसीलिए बीते 2 महीनों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा रूस की स्पुतनिक वी और अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल पाई है। स्पुतनिक वैक्सीन कम तादाद में ही सही, लेकिन जून से भारत में उपलब्ध है और अब मॉडर्ना वैक्सीन की उपलब्धता अगले 2 से 3 दिन में हो सकती है। एक 135 करोड़ के हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करना मानो हिमालय पर चढ़ना है। ऐसे में जब वैक्सीन की किल्लत हो तो एक एक डोज की अहमियत वही है जो घड़ा भरने के लिए एक एक बूंद की होती है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना भारत की चौथी वैक्सीन है। मॉडर्ना को भारत के लिए खरीदने का अधिकार दवा कंपनी सिप्ला के पास है, लेकिन सिप्ला भारत में मॉडर्ना को पहुंचाए उससे पहले WHO की कोवैक्स पहल के तहत अमेरिका से ये वैक्सीन भारत पहुंचने वाली है और ये उपलब्धता अगले 2-3 दिनों में हो सकती है। भारत में मॉडर्ना वैक्सीन का इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। सरकारी सूत्रों की माने तो मॉडर्ना की वैक्सीन अगले 2 से दिन में भारत आ सकती है। भारत सरकार इसे अमेरिका के साथ किए गए करार के द्वारा भारत ला रहा है। कोवैक्स का भी ये वैक्सीन पार्ट है और भारत सरकार इसे प्रोक्योर करेगी, इसीलिए फिलहाल इसकी उपलब्धि सरकारी अस्पतालों में की जाएगी और भारत सरकार पूरी तरीके से वैक्सीन राज्यों को मुफ्त उपलब्ध करवाएगी। मॉडर्ना को भारत में मंजूरी मिलने के एक दिन पहले 27 जून को कंपनी ने भारत के ड्रग कंट्रोलर DCGI को चिट्ठी लिखी थी और ये बताया था कि अमेरिका मॉडर्ना वैक्सीन कोवैक्स पहल के तहत भारत भेजने को तैयार है। WHO के कोवैक्स पहल को संचालित करने वाले द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस यानी गावी के प्रवक्ता ने आज तक से कहा है कि WHO की ओर से गावी अमेरिकी सरकार और अन्य पार्टनर्स के साथ संपर्क में है ताकि वैक्सीन डोनेशन को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। तो इधर भारत में मॉडर्ना की वैक्सीन जल्द मिलने की संभावना के बीच सरकार उसके वितरण की तैयारी में जुटी है। इसका रखरखाव में जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसको अगर मीडियम टर्म में रखना है सेफ तो -20 डिग्री पे 7 महीने तक ठीक रहता है, लेकिन अगर हम उसको 2 to 8 डिग्रीज पे रखते हैं जैसे फील्ड में ले जाके
नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस में रखते हैं तो 1 महीने तक उसमें ये रह सकता है। इसलिए इसको आगे फील्ड में ले जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल इश्यू नहीं है। हमारा कोल्ड चेन का जो सिस्टम है इसको अच्छी तरह से संभाल लेगा। मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में काफी कारगर हो सकती है क्योंकि लैब रिपोर्ट्स में ये डेल्टा वेरिएंट पर असरदार पाई गई थी। साथ ही तीसरे चरण के ट्रायल में इसकी प्रभावशीलता 94.1% थी। कि मॉडर्ना वैक्सीन को DCGI द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। मॉडर्ना वैक्सीन mRNA बेस्ड टेक्निक से बनी होती है और अभी तक के ट्रायल्स में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स में से एक है। कुछ स्टडीज में 94% इफेक्टिवनेस दिखाई गई है जो कि ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छी है। मॉडर्ना को भारत और अमेरिका के अलावा यूके, यूरोपियन यूनियन के देशों, कनाडा में मंजूरी मिली है। सिंगापुर, जापान, इजराइल, फिलिस्तीन, कतर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी मॉडर्ना की वैक्सीन लग रही है। दिल्ली से गीता मोहन और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए मॉडर्ना की डोज भारत में जल्द आएगी, लेकिन भारत में मॉडर्ना की कमर्शियल सप्लाई का अधिकार हासिल करने वाली सिप्ला कंपनी अभी अपने आयात की कोई टाइमलाइन नहीं दे पाई है। सिप्ला की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में रेगुलेटरी मंजूरी और डोनेशन में मॉडर्ना को सिप्ला की तरफ से मदद की जा रही है। इस समय कमर्शियल सप्लाई का कोई निश्चित समझौता नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था पर जितनी तेजी से कहर बरपाया था, उतनी ही स्पीड से अर्थव्यवस्था इससे बाहर भी निकल आई है। RBI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई के आखिर से आर्थिक गतिविधियों ने फिर से तेजी पकड़ ली है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माहौल में साइबर हमलों और महंगाई चिंता की बड़ी वजह बनी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर से हुए आर्थिक असर पर RBI की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की तरह अर्थव्यवस्था पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी, लेकिन इस रिपोर्ट में कोरोना में बदलती अर्थव्यवस्था को लेकर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का देश पर गंभीर असर पड़ा, लेकिन मई के आखिर से ठंडी पड़ी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आनी शुरू हो गई है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद जोखिम के रूप में आंकड़ों में सेंध लगने और साइबर हमलों से सावधान रहने को कहा है। इसके साथ ही दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों में आई तेजी को लेकर भी RBI गवर्नर ने चिंता जताई है। दास ने RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की भूमिका में लिखा है कि जो आर्थिक रिकवरी 2020-21 की दूसरी छमाही में शुरू हुई थी, उस पर दूसरी लहर के चलते अप्रैल और मई में काफी असर पड़ा है। लेकिन राहत की बात रही कि जिस तेजी से संक्रमण की दर बढ़ी, उसमें उतनी ही स्पीड से कमी भी आई। इसके साथ ही मई के आखिर और जून की शुरुआत से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आनी शुरू हो गई है। लेकिन अब बड़े संस्थानों से लेकर आम लोगों तक डिजिटलाइजेशन के दौर में साइबर अटैक एक नया खतरे के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। इसके साथ ही दूसरी लहर के असर से बैंकों के डूबे कर्जों की संख्या में भी बढ़ोतरी की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के NPA मार्च 2021 में 6 महीने के पहले स्तर पर बरकरार थे, लेकिन मार्च 2022 तक NPA बढ़कर 9.8% तक जा सकता है। लेकिन RBI ने भरोसा जताया है कि वित्तीय संस्थानों में पूंजी और नकदी की हालत मजबूत है, जिससे भविष्य में ये किसी भी तरह के झटके सहने में सक्षम है। पिछले करीब 2 महीनों से कोरोना के मामलों में कमी और वैक्सीनेशन में तेजी आने से बाजार के सेंटीमेंट धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को नई ताकत मिल रही है और रफ्तार भी। और हमें उम्मीद है कि बाजार में डिमांड के सुधार के साथ ही अर्थव्यवस्था तेजी से वापस अपनी पटरी पर लौटेगी। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि दूसरी लहर से लगे झटकों से इकोनॉमी उभरने को तैयार है, लेकिन अब इसके बाद तीसरी लहर या कोई और आपदा आती है तो फिर इकोनॉमी को अभी से तैयारी शुरू करनी होगी।